नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत बड़ी और अहम खबरों के साथ। तो उत्तर प्रदेश को आज केंद्र सरकार की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन की और 10 लाख डोज मिल गई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की 10 लाख डोज उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 से 44 साल आयु वर्ग तक के लोगों के टीकाकरण में इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को और गति मिलेगी। इसके पहले उत्तर प्रदेश को कोवैक्सीन की 3 लाख डोज और कोविशील्ड के 3.5 लाख डोज मिल चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,747 नए केस सामने आए हैं, जबकि 26,179 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 312 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब पूरे प्रदेश में कोरोना के 16,957 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में अब कोरोना के लिए कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,93,815 पहुंच चुकी है। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 24 घंटे में 900 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2,759 मरीज कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है और कुल एक्टिव केस की संख्या 14,229 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम लखनऊ की नई पहल की शुरुआत हो गई है। गांव में मरीजों के टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट के लिए चेतक टीमें बनाई गई हैं। ये चेतक टीमें बाइक से प्रत्येक होम आइसोलेटेड मरीजों को कवर करेंगी। चेतक टीमें ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए बनी हैं और इसके साथ ही गांव में सर्विलांस टीमें भी बनाई गई हैं, जो फीडबैक के साथ दवा भी बांटेंगी। तो कोविड जांच के लिए लगाई गई 45 चेतक आरआरटी टीमें, हर स्वास्थ्य केंद्र पर 2 चेतक आरआरटी टीमें होंगी तैनात। बाइक से गांव-गांव जाकर मरीजों की ट्रेसिंग, लक्षण मिलने पर टेस्टिंग और वहीं दी जाएगी दवाई, यानी इलाज भी वहीं होगा। स्टैटिक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम को बैठाया गया है और साथ ही वहां पर जो बाइक्स पर चलने वाले आरआरटी की टीम है वो भी पहुंचती है और लोगों की टेस्टिंग होती है। आप देखिए कि इस तरीके से पीपीई किट पहन के जो कोरोना जांच है गांव में वो कराई जा रही है और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो गाँव के बाकी लोगों को ऑक्सीजन चेक कर रहा है और ऑक्सीजन चेक करने के अलावा जो उनका थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो एंटीजन टेस्ट करके पहले तो ये पता किया जा रहा है कि जो गाँव के लोग हैं उनमें कौन पॉजिटिव है और कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। तो ये बीकेटी इलाके का संसारपुर गांव है जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले आए थे, उसकी वजह से यहां स्टैटिक आरआरटी टीम बिठा करके इस पूरे गांव में हर व्यक्ति की जांच की जा रही है और इस तरह से जांच करके जो गांव हैं उन गांवों में कोरोना के केसेस पर नियंत्रण करने की सरकार कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना काल में डॉक्टर जी जान से जुटे हैं, लेकिन कुछ जगहों से लापरवाही की भी खबरें आ रही हैं। ऐसी एक लापरवाही को लेकर इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया ने सीएमओ की क्लास लगा दी। दरअसल अस्पताल में बदहाली की स्थिति देखकर सांसद भड़क गए और सीएमओ को व्यवस्था ठीक करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अब बताया जा रहा है पिछले 1 महीने में वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, जिन्हें चालू करने की कोई ठोस कोशिश नहीं की गई। अस्पताल की बदहाल स्थिति को देखते हुए मरीजों के परिजनों ने सांसद से शिकायत भी की। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद ही सांसद जमीन पर उतरे हैं। दूसरी लहर आकर के कम हो गई है, वहीं अब जनप्रतिनिधियों ने कोविड अस्पताल की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कोविड अस्पताल में मरीजों का क्या हाल है। सर, आप आए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या हाल है मरीजों का? देखिए, अभी यहाँ पर जिला जो अस्पताल है हमारा मोती झील इटावा में, यहाँ पर सभी अधिकारी हैं और मैं यहाँ पर जो जानकारी मिली है तो उस जानकारी में हमारे पास पूरी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन किसी तरह कोई कमी नहीं है और किसी तरह बेड की कोई कमी नहीं है और जो वेंटिलेटर की बात है यहाँ वेंटिलेटर भी सारे पर्याप्त हैं, तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारी टीम पूरी लगी हुई है, हम लोग भी पूरी चिंता कर रहे हैं
और यहाँ जो पेशेंट अभी भर्ती हैं लगभग 70-80 के लगभग 80 हैं, तो उनकी स्थिति भी कोई नाजुक नहीं है, वो कंट्रोल में है और उनका ऑक्सीजन जो एक तरह से कहा जाए वो ठीक है। सर, मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। वहीं बिहार से सटे गाजीपुर जिले में 3-4 दिन पहले लाशों के नदी में बहने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि बिहार के मोहनिया, भभुआ और कैमूर के इलाकों से लाशें बहकर आ रही हैं। शवों के नदी में बहने को लेकर भी सीमा विवाद देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले बिहार से सटे इलाकों के पास बैरियर लगा दिया गया था ताकि शव बिहार की सीमा में ही रुक जाएं। ऐसा ही कुछ हाल जमानिया तहसील के तलाशपुर में दिखा। यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और शवों को वापस बिहार की सीमा में बहा दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि अब भी कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर शव बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब सीमा का विवाद खड़ा हो गया है और प्रशासन का दावा है कि बिहार के तमाम इलाकों से ये शव बहकर आ रहे हैं। हालांकि वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और अब शव वापस वहां पर बहाए जा रहे हैं। बिहार की सीमा पर नदी में बैरिकेडिंग की गई है जिससे शव बहकर गाजीपुर जिले के आसपास ना आए और प्रशासन अब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें कई बार इस तरह के वीडियो सामने आए हैं जिसमें कई शवों को बहते हुए देखा गया, जिससे कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन अब ये प्रशासन का दावा है कि बिहार की तरफ से जो शव बहकर आ रहे थे वो नहीं आएंगे क्योंकि वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई। उधर यूपी में एक तरफ कोरोना से त्राहिमाम मचा है तो लोग ब्लैक फंगस ने भी अब वहां पर दस्तक दे दी है, जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अपना शिकार बना रही है, जो उनकी आंखों की रोशनी पर सीधा अटैक कर रहा है। एक हफ्ते के अंदर यूपी समेत देश भर में ब्लैक फंगस के तमाम मामले सामने आए। एक्सपर्ट्स की माने तो ब्लैक फंगस का खतरा डायबिटीज बढ़ने वाले कोविड मरीजों को ज्यादा है। उधर मथुरा में ब्लैक फंगस के 3 मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया है, जिनमें 2 मरीजों को ट्रेस कर लिया गया है और तीसरे की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए 3 में से 2 मरीज कोविड से ठीक हुए थे, जिसके बाद उन्हें इस वायरस ने भी घेर लिया और आंखों से कम दिखने की शिकायत हुई। मैंने माँ को 23 अप्रैल को भर्ती किया। माँ ने बोला कि 25 अप्रैल से ही मेरी रोशनी चली गई थी। मैंने वहाँ की नर्सों के स्टाफ से भी बोला, डॉक्टर से भी बोला, सभी लोगों से बोला, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए 3 लोग अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं और 2 लोगों से हमारी बातचीत भी हो चुकी है। उनकी हम डिटेल और रिपोर्टें मंगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक फंगस का शिकार है? क्या लक्षण है इसके, जरा बताइए। देखिए जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव और साथ में डायबिटिक भी हैं, तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं, कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करने लगता है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद खास तौर से कोरोना संक्रमित मरीजों को ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया है। बिजनौर में भी ब्लैक फंगस के मरीजों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। इलाज के अभाव में मजबूरन निजी ENT चिकित्सकों को मरीजों को बाहर इलाज के लिए भेजना पड़ रहा है। पिछले 10 से 15 दिन के अंदर 10 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं। खास तौर पर ये वो मरीज हैं जो कोरोना संक्रमित शुगर के मरीज हैं और बिजनौर में ब्लैक फंगस की दवा की कमी की वजह से डॉक्टर मरीजों को बाहर इलाज कराने के लिए रेफर कर रहे हैं। कोरोना संक्रमितों को डॉक्टर ने सलाह दी है कि रोजाना अपना शुगर लेवल चेक कराएं। ऑक्सीजन लेवल कम होने पर घर पर ऑक्सीजन कतई न लें। साथ ही कोरोना संक्रमित होने पर स्टीरॉइड्स की दवा लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें।
पोस्ट कोरोना पेशेंट्स में, यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनको ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड चलता रहता है, ज़्यादा जल्दी स्टेरॉइड शुरू रहता है, उनमें ज़्यादा कॉमन है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जो पहले साल में एक आध मरीज आता था, वो हमने पिछले 10 दिन में करीब 10-15 दिन में करीब 10 मरीज देख लिए। और आज सुबह से 2 मरीज देख चुका हूँ, तीसरे का फ़ोन आया है। आज सुबह से भी 3 मरीज समझ लीजिए सुबह से फंगस के आ गए। लेकिन मजबूरी ये है कि बिजनौर में अभी दवाई अवेलेबल नहीं है, एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन लगते हैं। एक तरफ गांव में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर लोग मानो खुद संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर बलिया से सामने आई है, जहां मुंडन संस्कार के दौरान आज गंगा घाट पर लोगों की भीड़ जुटी देखी गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। ये तस्वीरें बलिया के बैरिया तहसील के दुबे छपरा, गंगापुर और चौबे छपरा गंगा घाट की हैं, जहां गंगा नदी के घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी करते, धज्जियां उड़ाते देखे। जहां जुटी भीड़ में लोग बिना मास्क पहने नजर आए, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग भी तार तार होती रही। कोरोना संकट काल में भी ऐसी खौफनाक वायरल तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब जिले में 369 कोरोना के नए संक्रमित लोग मिले हैं। 3062 कोरोना एक्टिव केस हैं और बलिया में अब तक 203 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बलिया में मुंडन संस्कार में गंगा घाट पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। ना यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही लोगों ने मास्क लगाया। किसी तरह का कोई डर, कोरोना का कोई खौफ इन लोगों के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि बलिया वो जिला है जहां पर 369 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और 3000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 200 से ज्यादा लोग अपनी कोरोना के चलते जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके मुंडन संस्कार में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा घाट पर लोगों का जमघट लगा है। एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ लोगों का धर्म। अक्षय तृतीया के मौके पर एक बार फिर आस्था कोरोना पर भारी पड़ती दिखी। हापुड़ में बड़ी तादाद में लोग गंगा स्नान के लिए उमड़े, तो ब्रज घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। सुबह से ही गंगा स्नान शुरू हो गया था और लोगों की भीड़ जुटने लगी। हालांकि कहीं कहीं कोविड नियमों का पालन जरूर किया गया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो प्रशासन की मनाही के बावजूद घाट तक पहुंच गए। बड़ी बात तो ये भी है कि लॉकडाउन के बावजूद गंगा में नाव नजर आ रही थी। अब खबरें उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू के दौरान आज से 18 मई तक हर दिन 3 घंटे राशन की दुकानें खुलेंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य भर में 12,000 से अधिक राशन की दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल पा रही हैं, जबकि फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें हर रोज 7 से 10 बजे तक खुली रही। तो विभागीय मंत्री बंशीधर भगत के मुताबिक राशन विक्रेताओं की मांग पर उन्होंने दुकानें खोलने के संबंध में सीएम से बात की थी और इस संबंध में शासनादेश भी जारी किया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, सस्ते गल्ले के संचालन के संबंध में 9 मई 2021 के आदेश में संशोधन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जब कोविड कर्फ्यू के दौरान खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें 18 मई तक सुबह 7 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए जहां प्रदेश सरकार के मंत्रियों के द्वारा खुद अपनी पिछली त्रिवेंद्र रावत सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर किए गए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकार की ओर से कोई कार्य किए हुए होते तो अब आज भाजपा के ही लोग अपनी सरकार पर इस तरह से आरोप नहीं लगाते। स्थिति तो ये हो गई है कि प्रदेश के मंत्री अपनी पिछली सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस तरह की अव्यवस्था हो गई है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध नहीं है, ना ही अस्पतालों में मरीजों को बेड मिल पा रहे हैं। लोग मर रहे हैं लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं है।
कोरोना पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ज्ञान पर विपक्ष को एक बार फिर हमला बोलने का मौका मिल गया है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि करीब 4 साल के अपने कार्यकाल में त्रिवेंद्र रावत कितने कारगर सीएम रहे और खासकर कोरोना काल में तो उनकी सरकार पूरी तरह फेल रही। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी त्रिवेंद्र रावत के बयान पर तंज कसा है। जानते वो पूरा दिखाया गया है कि नहीं, किस संदर्भ में उन्होंने कहा। अब मुख्यमंत्री वो रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, तो अब किस संदर्भ में कहा है कि अब कोई प्राणी तो है नहीं, कोरोना वायरस तो एक बीमारी है, किस संदर्भ में काम समझ नहीं पाए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं या चाहते थे इस सूबे में। अब तब चाहे अब कोरोना है, अब मक्खियाँ हैं, अब मच्छर हैं और 10 तरह के जो मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले विषाणु हैं, कीटाणु हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से सूबे को चलाना चाहते थे, किस तरह से 4 साल में सूबे को बर्बाद कर दिया गया, उसकी इस बयान से पता चलता है कि वो कितनी क्षमता उनमें है और किस तरह से वो राज्य को भी समझते हैं। हरिद्वार जिले में ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग की दरें निर्धारित कर दी हैं। निर्धारित दरों से ज्यादा दामों पर ऑक्सीजन की रिफिलिंग करने वाले वेंडर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उस नंबर पर शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो सप्लाई को लेकर के विभिन्न प्रकार का कंप्लेंट्स भी बीच बीच में आता है कि काफ़ी अधिक रेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से भी बेचते हैं या लोकल कोई डीलर जो है इस प्रकार का बेचते हैं करके। तो ये काफ़ी विचार विमर्श के उपरांत जो वास्तविक जो आज के जो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए कुछ रेट्स को जो है निर्धारण किया गया है। ये रेट से ज़्यादा जो है कोई बेचना जो है फिर उल्लंघन होगा डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट के तहत। इसका जो है वो एक हेल्पलाइन नंबर भी रख दिया है। तो देहरादून के रायवाला थाने में कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और 8 बेड के इस कोविड आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन एसएसपी देहरादून ने किया। फ्रंट लाइन पर काम कर रहे पुलिसकर्मियों को कोविड संबंधित दिक्कत होने पर उन्हें यहां आइसोलेट किया जाएगा। 8 बेड के इस आइसोलेशन रूम में ऑक्सीजन, पल्स मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे गए हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर पुलिसकर्मियों को सुविधा दी जा सके। एसएसपी देहरादून ने बताया कि इस आइसोलेशन सेंटर में सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। साथ ही डॉक्टर्स की टीम भी हर समय रहेगी। इसके साथ ही अन्य थानों में भी इस तरह के आइसोलेशन कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। यहाँ पर रायवाला में जैसा आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक 8 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड शुरू किया गया है और इस वार्ड में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है और ईसीजी है और इसके अतिरिक्त इमरजेंसी केस के लिए एक सिलेंडर ऑक्सीजन का ये भी रखा गया है। इसका उद्देश्य जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो फ्रंट लाइन पर रहकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई ऐसी बात होती है तो यहाँ पर उनको तुरंत एक सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करा दी जा सके। वहीं राज्य के पर्यटन और हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दी है। सतपाल महाराज के हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सतपाल महाराज ने इस क्वारंटीन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर कई विधायक और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में यह क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और यहाँ 200 बेड के अलावा मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी उनके आश्रम प्रबंधन की तरफ से निःशुल्क रहेगी। आश्रम ने आज 100 कमरे 200 बेड का ये जो हमारे कमरे हैं 200 बेड के, ये हमने जिला प्रशासन को दे दिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ भोजन करेंगे उनको भी निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस समय सबको मिलजुल करके काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। सभी से मैं आग्रह करता हूं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा यही है कि हम वैक्सीनेशन लगाएं।
राज्य में कोरोना संक्रमण की लहर काफी तेजी से बढ़ रही है। वहीं तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है और इसी को लेकर देश भर के डॉक्टर, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। वहीं तीसरी लहर के संक्रमण को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मसूरी में 12 कैंची स्थित क्षेत्र में पिछले 15 दिन से पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी भरने को मजबूर हैं, लेकिन ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत। देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान।